जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने साइंस में भौतिकी लिया है, यानी जिसका साइंस में फिजिक्स है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्लास 11 का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि अभी से कुछ दिन बचा है, लगभग 15 दिन के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एसआई आधार इकाइयों की संख्या कितनी है, यानी कि एसआई में आधार इकाइयों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक है, कितने होते हैं? 7 आधारभूत इकाइयाँ होती है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरा सवाल देखिए, आपसे बोला गया एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। अब एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, ये सवाल इस तरह का सवाल जो है आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसको रट लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। आइए दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर सवाल में आपसे क्या बोल रहा है। चौथा नंबर सवाल को अगर हम ध्यान से पढ़ें कि एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान v1 और अगले समय के लिए एक समान v2 के साथ चलता है, औसत वेग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को औसत यानी कि एवरेज वेग आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिंपल है कि जब कोई भी दो चीज़ दिया जाता है, ठीक है, एक समान होना चाहिए। एक समान की अगर बात करता है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और फिर दो से भाग दे दिया जाता है। तो सिंपल है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल देखिए हमारा क्या है कि कण के प्रक्षेपवक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा या फिर जी के बराबर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। कोणीय वेग सदिश, याद रखिएगा, कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश है। अब कोणीय वेग जो सदिश की दिशा है वो किसके अनुदिश होता है, तो घूर्णन की धुरी के ओर। किस ओर अनुदिश होगा? घूर्णन के धुरी की ओर। ठीक है, आइए प्रक्षेप्य का प्रक्षेप पथ है, प्रक्षेप्य का जो प्रक्षेप पथ हो जाता है वो आपको बताना है क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर वलय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बताइए समतल में विराम अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। अब ये जो होगा, अगर हम इसके ऑप्शंस की ओर देखें तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंडों पर एक ही बल लगाया जाता है। यानी कि दो पिंड है यहाँ पर, एक है आपका 4 किलोग्राम, दूसरा है आपका 5 किलोग्राम। दोनों पिंडों पर जो है एक ही बल लगाया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भारी पिंड का त्वरण क्या होगा। आइए इसको बनाते हैं। देखिए एफ बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एम ए होता है, पता है आप सभी को। तो जब हम एफ का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा एम जो है वो कितना है। आप कहोगे भैया एम जो है हमारा दिया गया है, वो दिया गया है आपका कितना, पहला वाला का, जो पहला हम लोग निकाल रहे हैं 4 किलोग्राम। ठीक है, और जो उसका हल्के पिंड का जो त्वरण है, तो हल्के पिंड यहाँ पे 4 होगा जो सबसे छोटा है, और इसका त्वरण आपको 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। तो F बराबर इसका जो फोर्स निकलेगा 4 दूना 8 निकल जाएगा, और इसको हम लोग न्यूटन से लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है।
तो आप लोग इसको याद रखिए कि हमने जो पहले निकाला वो 8 न्यूटन निकाला। अब हम लोग करने वाले हैं दूसरा। तो दूसरा बार जब हम लोग निकालेंगे F बराबर भारी वाले, मतलब उससे जो भारी होगा 5 किलोग्राम वाला, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 5A, यानी कि MA होता है ना फॉर्मूला में, तो मास कितना हो गया 5A। ए नहीं लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे, क्योंकि पहला वाला में हम लोगों ने ए ले लिया था। अच्छा, फोर्स कितना निकालना है हम लोग, 8 न्यूटन हम लोगों ने निकाल लिया था, तो सिर्फ 8 लिख दीजिए, काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे ए डैश लिख दीजिए। जब आप ए डैश का वैल्यू निकालोगे तो 8/5 हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड दोगे तो 1.6 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका हो गया करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से देखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्वीय द्रव्यमान। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रैखिक संवेग क्या होगा। तो फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का जो रैखिक संवेग होता है वो शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें कह रहा है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है। तो अब जो क्रिया और प्रतिक्रिया होगा वो दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा बड़ा जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताने लगूंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, पूरा साल बीत चुका है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई कर ही ली होगी, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, हम इसको जो है डिटेल में आपको फिर से बता देंगे एक अलग वीडियो बना करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन इसमें असंरक्षित बल होगा। तो ये हो जाएगा आपका घर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है एक पिंड पर जिस पर 50 न्यूटन बल लगाया गया, उसे बल के साथ 60 डिग्री कोण बनाते हुए 10 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया गया, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो वर्क हम लोग लिखते हैं ना, वो हम लोग लिखते हैं F/S। ठीक है, फोर्स और जो का डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है, वो लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, कॉस थीटा, क्योंकि एंगल बन रहा है दोनों के बीच, है ना, दोनों के बीच क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे। तो अब देखिए फोर्स कितना लग रहा था 50, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था इसका, विस्थापन, तो ये हुआ था आपका 10 मीटर का, और कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा 500, कॉस 60 का मान हाफ, 2 से काट दीजिए, 250, तो 250 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि एक बैले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोणीय गति संरक्षण का उपयोग करती है। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करेगा वो आपको बतानी है। तो ये जो है घूर्णन की धुरी पर जो है वो निर्भर नहीं करेगा। किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण अनुरूप है, किसके अनुरूप है आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुरूप होता है। अच्छा, जी का मान कहाँ पर शून्य होगा ये आपको बतानी है। तो जी का जो मान शून्य होता है वो होता है आपका पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी कहाँ पर होगी, ये आपको बतानी है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनंत में अधिक होगी। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है आपका कि वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का जो आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किस पर नहीं करेगा, तो उपग्रह के द्रव्यमान पर नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है आपसे कि एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा आपका बतानी है।
ऑप्शंस आपके पास है तो इसको ध्यान से देखिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाले बालाघात को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तनन सामर्थ्य। नेक्स्ट आते हैं श्यानता क्या होती है। श्यानता के बारे में आपको बतानी है, श्यानता क्या इफेक्ट करता है ऑप्शंस के अनुसार। तो तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की कम हो जाती है क्या? श्यानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है आपसे कि केशिका नली में पानी HIH तक ऊपर उठ सकता है। यदि नली को उसके आधे आकार में काट दिया जाए तो नली में पानी क्या होगा? ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऊपर से नहीं बहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर जो पानी का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर पानी का आयतन क्या होगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? घट जाता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कि रैखिक आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात आपको बताना है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि रैखिक आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1:3:2। ठीक है, 1:3:2 डायरेक्ट रट लीजिएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ से सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो उसके आगे जो सवाल है वो है आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस अवधारणा की ओर ले जाता है? तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम होता है ये तापमान की अवधारणा की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मायर के सूत्र का वर्णन करता है? तो कौन सा विकल्प जो होगा वो मायर के सूत्र का वर्णन करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम जो है वो क्या दर्शाता है ये आपको बतानी है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होगा वो दर्शाएगा ये वाला फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर ए, dQ = du + PdV। इसको रट लीजिएगा आप लोग, अच्छा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है, अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगा आपका निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुक्रमानुपातिक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये इसका इंग्लिश क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे बोला जा रहा है कि एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी निम्न दाब और उच्च तापमान पर। कब करेगी? निम्न दाब और उच्च तापमान पर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलन का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा फंक्शन सरल जो करेगा तो वो करेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि बैठ कर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है, यानी कि कोई बच्चा बैठ के झूला झूल रहा है, वो अचानक से खड़ा हो जाएगा, तब झूले की जो आवर्तकाल में डैश होगी, क्या हो जाएगी? झूले के आवर्तकाल में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं कि एक स्प्रिंग, सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि एक स्प्रिंग को 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा भी है। यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर तक खींचा जाए तो संग्रहित ऊर्जा क्या हो जाएगा? ये भी जो है काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसमें इसको हम लोग दो तरीक़े से बनाते हैं। जैसे कि पहला आपका v है, ठीक है, तो v बराबर होता है आपका हाफ kx²। ठीक है, जहाँ x जो होता है वो खिंचाव होता है, कितना आप उसको खींच रहे हो। ठीक है, k क्या है? आपका नियतांक है। ठीक है, तो जब आप लोग पहला स्थितिज ऊर्जा आप अगर आपने सॉरी u मानते हैं ना, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या मानेंगे? u मानेंगे। तो u बराबर निकाल रहे हैं। तो लेकिन ये बोला क्या है सवाल में कि एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा, इसकी इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? भी है। तो अगर आप इसको भी मान लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 के, और दो, पहला 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 रख दिया। ठीक है, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका जो भी आया, भी बराबर कितना आया? 2k आ गया। भी बराबर कितना आ गया? 2k। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लो, इक्वेशन 1 मान लो इसको। ठीक है,
अब जैसे ही हम लोगों ने इसको इक्वेशन 1 मान लिया तो एक और स्थिति बनती है, क्योंकि अब की जो एक बार और कितना खींच रहा है, 10 किलोमीटर खींच रहा है, तो एक और स्थिति बन गया। तो u बराबर कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो खिंचाव होगा ये हो जाएगा हाफ के, और ये 10 कितना मीटर खींचा है, 10 किलोमीटर खींचा है, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 दहिया 100, 100, ये कट जाएगा 50 बार में। तो यानी यहाँ पर जो आपका जो v का वैल्यू निकल कर आ गया, सॉरी u का जो वैल्यू निकल करके आ गया वो कितना आ गया, तो वो आपका हो जाएगा, इसको काट दें तो 50 के, वो कितना आ गया 50 के, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को भाग देना है, ठीक है। तो u बाई वी, u बाई वी बराबर हो जाएगा आपका 50/2 के, ठीक है, 50 के बटा 2 के से के कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक है, 2 से कट जाएगा 25 बार में। और जब आप u का वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो u बराबर हो जाएगा 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा 25 वोल्ट है या नहीं है। तो ऑप्शन में आपको निकल जाएगा 25 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। कहा जा रहा है कि वायु में ध्वनि प्रसार की घटना डैश है। तो वायु में जो ध्वनि प्रसार की जो घटना होती है रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। इसमें कहा जा रहा है कि तनी हुई डोरी में प्रथम हार्मोनिक, द्वितीय हार्मोनिक और तीसरे हार्मोनिक की आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1:2:3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ठोस, तरल और गैसों के माध्यम से प्रसारित हो सकती है। तो कौन सी तरंगें होंगी प्रसारित, तो अनुदैर्ध्य तरंगें, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस के ग्रुप को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक वहाँ से जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।